हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज संडे है और आज क्लास जनरली मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, बट मैं कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन क्लोज आ रहा है। तो अब हर दिन जम के मेहनत कर रहा है क्लास, ताकि हम आगे अच्छे से एंजॉय कर सके। तो आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास, यानी कि बताने वाला हूं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 के अंदर पूछा जा सकता है। और हमारा है चैप्टर नंबर 3। कल मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के कराए थे क्लास एमसीक्यू। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। रूल आपको पता है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, खुद आंसर देने का कोशिश करना है, और अगर आंसर सही है तो क्लास खुद को अप्रिशिएट करना है, गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोर्ड नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। तो आप इसे कॉपी में लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम आप जाकर उसको देख सको। तो ये एलपीजी चैप्टर है। मैंने आपको एलपीजी में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो है वो भी कराया है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत समस्या, डोंट वरी। डीमोनेटाइजेशन जीएसटी के कॉन्सेप्ट में फिर से इंट्रोड्यूस करूंगा आपके लिए, फ्रेश वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी, क्योंकि हाँ, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि क्लास डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के क्वेश्चन कुछ सैंपल पेपर में भी दे रखे हैं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, बट मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। तो आज जो भी क्वेश्चन होगा उनसे भी हम क्लास समझ लेंगे डीमोनेटाइजेशन जीएसटी। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी बीच में एक भी चीज स्किप मत करना। ओके, व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस। सुनो मेरी बात, जब भी हम बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तो बात आई क्लास जुलाई 1991। तो क्लास जुलाई 1991 को इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जुलाई 1991 को। अब इसमें दो लोगों का क्लास बहुत रोल था। एक थे क्लास हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और एक थे फाइनेंस मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लास, कौन थे उस टाइम। और प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। बहुत महान व्यक्ति थे क्लास नरसिम्हा राव साहब, कोई करप्शन नहीं किया अपने राज्य में, बिल्कुल सादा सिंपल रहने वाले व्यक्ति। इन दोनों के क्लास डिसीजन से आया क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जुलाई डेट की बात करें तो 24 जुलाई 1991 को आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर तीन कंपोनेंट डिस्कस किया। लिबरलाइजेशन इज द मेन कंपोनेंट, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो कब इंट्रोड्यूस हुआ बेटा क्लास? जुलाई 1991 में इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इवन पाकिस्तान हमसे पहले कर चुका था, इवन चाइना भी हमसे पहले कर चुका था। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है क्लास, एक्स लिमिटेड ऑफ पंजाब प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू वाइल लिमिटेड ऑफ इंदौर। सुनो मेरी बात, ये पंजाब है और ये इंदौर है, तो आई थिंक ये एमपी में आता है ना इंदौर। तो जो बच्चे हैं इंदौर के तो उन्हें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देखो, जब एक्स लिमिटेड पंजाब से इंदौर में सर्विस दे रहा है तो बेटा दो अलग अलग स्टेट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सामान भेजते हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो ये दो ऑप्शन कट कर दो, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला ऑप्शन कट कर दो। ये तो गलत हो गया ना, बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहे हैं तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। और अगर हम एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर ही लखनऊ से मेरठ भेज रहे हैं, ठीक है, या दादरी से नोएडा भेज रहे हैं क्लास सामान, या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो एक ही स्टेट है, तो वहां पे लगता है सीजीएसटी एसजीएसटी। दूसरी बात, जो जीएसटी होता है ना, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है क्लास। क्या है क्लास? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जहां पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट से जीएसटी लिया जाएगा, वो स्टेट जीएसटी चार्ज करेगा, ना कि क्लास जहां पर सामान बन रहा है। लाइक यहां पे पंजाब में सामान बना, सर्विस बना और भेजा गया इंदौर, तो इंदौर चार्ज करेगा टैक्स। तो आईजीएसटी इज चार्ज बाय इंदौर, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है क्लास? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहां पे क्लास आईजीएसटी लगेगा। और क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो कहां पे क्लास कंडक्ट किया जाएगा टैक्स? एमपी में। ओके, तो पंजाब ने एमपी में बेचा, तो डेस्टिनेशन जहां पे सामान कंज्यूम हो रहा है, जहां पे सर्विस कंज्यूम हो रहा है, वहां पर लगता है टैक्स। और एक सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर बराबर, और कंप्लीट आईजीएसटी अगर स्टेट डिफरेंट हो। चलो, स्टेटमेंट 1 आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, एक सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडिया ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो आउटसोर्सिंग हब है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटमेंट गेन इंडियाज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो इंडिया में सस्ते रेट पे स्किल लेबर, पढ़े लिखे लोग जो वो सस्ते रेट पे काम करने के रेडी हो जाते हैं, और इंडिया जो है आउटसोर्सिंग का हब है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Which of the following was reason for the introduction of economic reform? क्यों आया
1991 में क्या जरूरत पड़ी क्लास, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। तो रीजन कुछ ऐसे थे, राइजिंग फिस्कल डेफिसिट, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया था कि हमारा जो ब्याज है वो लगभग 36% हो गया था, यानी कि हम लोग अपने टोटल एक्सपेंडिचर का 36% सिर्फ ब्याज भर रहे थे। सोचो हम इतना ब्याज भरेंगे तो देश को चलाने में कितना पैसा लगाएंगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, महंगाई लगभग 16% के आसपास बढ़ गई थी, 16%, 100 का सामान अगले साल सीधा 116 का हो जाता था। डिक्लाइन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास 2 हफ्ते का बिल पे करने के लिए भी पैसा नहीं था। चंद्रशेखर राव की सरकार ने उस टाइम गोल्ड बेचा था। तो इतनी बुरी हालत 1991 में हो गई थी। तो शुक्र अदा करना चाहिए क्लास हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का और नरसिम्हा राव जी का, कि भैया इस सिचुएशन में उन्होंने देश को जो है वो काफ़ी आगे बढ़ाया और हमारा एक कंट्री इस जो स्लो डाउन है उससे क्लास रिवॉल्व कर गई। इस जो इकोनॉमी में जान डाली है क्लास, इस रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी में जान डाली। पहले हमारी बहुत सारी पॉलिसीज थी जो बिल्कुल बेकार हो गई। 1990 तक सरकार ने कुछ खास काम नहीं किया। 1991 में रिफॉर्म्स ने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया, प्राइवेट सेक्टर को रोल जो है वो हम ज़्यादा देने लगे। Which of the following changes was not a part of industrial sector reform under liberalization policy? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का कौन सा पार्ट नहीं है? डी रिजर्वेशन ऑफ वेरियस गुड्स प्रोड्यूस बाय एसएसआई, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास जो भी सामान थे पहले वो रिजर्व थे कि इसको एसएसआई ही बनाएंगे, उसको डी रिजर्व कर दिया, तो सही पॉइंट है। गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी फॉर मैक्सिमाइजेशन सोशल वेलफेयर, सरकार ने सभी सामान की कीमतों का प्राइस, सभी सामान की जो कीमतें हैं वो खुद डिसाइड किया सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सरकार ने बोला कि हम हर चीज़ का प्राइस डिसाइड करेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव सोशल वेलफेयर है। बेटा ये चीज़ नहीं हुई, ये गलत है। सरकार ने प्राइस डिसाइड नहीं किया, सरकार ने इवन आज़ादी दे दी कंपनी को। सरकार पहले प्राइस डिसाइड करती थी, सरकार कहती थी तुम्हें कोई नया यूनिट लगाना है, तुम्हें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, अपने ब्रांच को एक्सपेंड करना है, आप हमसे परमिशन लो। बट 1991 में वो सारी परमिशंस को सरकार ने हटा दिया बल्कि, तो ये गलत है। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल रिजर्व, तो जो इंडस्ट्रियल रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर जो थी चीज़ें जो अपने पास रखती थी वो धीरे धीरे प्राइवेट को देने लगी। यानी बहुत सारी कंपनियां जिसे कहती थी सरकार हम चलाएंगे, लाइक 17 इंडस्ट्री थी जो सरकार खुद चलाती थी, बाद में उसे घटाकर 5 कर दिया गया। एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंस खत्म कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रोसेस को आसान कर दिया। अंडर अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, तो क्लास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में क्लास कितनी जो है इंडस्ट्री है वो रिजर्व कर ली गई थी क्लास पब्लिक सेक्टर द्वारा। अच्छा एक मुझे बात बताओ, इसका आंसर क्लास आप सबको कमेंट में देना है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बस जिस ऑप्शन पे मैं नहीं चाहता कि आप उसे क्लिक करो यार उसको मत क्लिक कर देना, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और जिस भी बच्चों को आंसर ना आए इसका लास्ट में कमेंट सेक्शन देखना, जिस बच्चे का सही होगा मैं उसका आंसर जो है वो कमेंट में पिन करूंगा जो सबसे पहले बताएगा। बेटा देखो, एक था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसके अंदर 3 स्केड्यूल थे, स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी और स्केड्यूल सी। तो अब इसमें पूछा गया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, ये पूछा गया 1991 में। 1991 उस टाइम पे कितनी इंडस्ट्री, 8, 17, 12 और 13। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका ध्यान रखना और कमेंट में मुझे हर एक बच्चा आंसर दो। जिसका आंसर गलत होगा कोई बात नहीं, डिलीट मत करना अपना आंसर, जो सही आंसर है क्लास में पिन करूंगा वही आंसर सही होगा, देख लेना। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन 1991, तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज, जो एक परिणाम नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ, आरबीआई को एक कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर से हटाकर क्लास आरबीआई को क्या कर दिया, प्रोवाइडर बना दिया। गाइड जो है वो करेगा बैंकों को, आरबीआई क्या करेगा, एक फैसिलिटेटर की तरह रोल प्ले करेगा, बैंकों को गाइड करेगा, ठीक है। और क्लास कई सारे फॉरेन बैंक भी इन्वेस्टमेंट कर लगे इंडियन बैंक में 51% से 51% तक, और इवन नए नए बैंक्स भी खुलने लगे, तो ये सारी चीजें होने लगी। तो आपको बोला गया कौन सा इसका परिणाम नहीं है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन एज वेल एज फॉरेन, तो सही बात है, बैंक्स बढ़ने लगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा जाएगी 51% तक, ये भी ठीक है। आरबीआई हैड नो कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक, ये गलत है बेटा, आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आरबीआई का कमर्शियल बैंक पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो गलत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है वो भी धीरे धीरे क्लास अलाउ है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, यानी बाहर के लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में शेयर्स खरीद सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल सही था, लेकिन सी पॉइंट वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है यार। आरबीआई का कंट्रोल तो अभी भी है, उतना ज्यादा नहीं है, मतलब कंट्रोल तो पूरा का पूरा ही है, लेकिन होता क्या है कि ना कि
एक होता है ना जो काम करने में बाधा बन जाए, ऐसा कंट्रोल, इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि हम काम ही नहीं कर पा रहे, तो यार वो चीज सरकार ने, आरबीआई ने हटा दी और बैंकों को हेल्प करने लगी। बट अभी भी कमर्शियल बैंक का कंट्रोल है आरबीआई के पास। बड़ा नाम सुना होगा आपने, मुद्रा बैंक वॉज सेटअप टू क्लास कार्टर टू द क्रेडिट नीड ऑफ द फॉलोइंग: फार्मर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, लार्ज एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मैं आपके लिए दो ऑप्शन कट कर देता हूं, बिकॉज मुद्रा लोन क्लास बड़े बड़े एंटरप्राइज के लिए नहीं था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नहीं था। तो अब इन दोनों में से बताओ क्लास कौन सा है, फटाफट जरा मुझे इन दोनों में से आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सही ऑप्शन है क्लास माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। देखो क्लास मुद्रा लोन बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए था ही नहीं, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, मीडियम एंटरप्राइज है, उनके लिए था मुद्रा लोन। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इज डैश एंड डीमोनेटाइजेशन इज, देखो डीमोनेटाइजेशन कब हुआ, 8 नवंबर को। जीएसटी कब आया क्लास, जुलाई 2017 या 16 में, यानी कि 8 नवंबर 2016 को आया क्या क्लास, आपका डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हो गई। फिर 1 जुलाई 2017 को क्लास क्या हुआ, आ गया जीएसटी। तो 1 जुलाई 17 और 8 नवंबर, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, 1 जुलाई 17 8 नवंबर। तो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर बैठोगे। द फ्रेज ऑन वन टैक्स वन मार्केट वन नेशन वॉज कॉइन फॉर, तो ये बड़ा ये वन नेशन वन टैक्स किसके लिए आया था क्लास, जीएसटी के लिए। जीएसटी का मेन पर्पज ही क्या था क्लास, वन नेशन वन टैक्स को प्रमोट करना। कि देखो जीएसटी आने से पहले ना डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस होते थे, लाइक सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, वैट है, उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है। तो जीएसटी के अंदर सभी इंडिया टैक्स को मर्ज कर दिया, एक्साइज ड्यूटी को छोड़कर सभी को मर्ज कर देगा और एक टैक्स बना दिया, कॉमन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सबके लिए वो कॉमन है। Which of the following was the aim, ये था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following was not the aim of demonetization of currency by the government in year 2016। तो 8 नवंबर 2016 को सरकार ने जो डिमोनेटाइजेशन किया, इसमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। रिड्यूसिंग करप्शन ये तो था, डिजिटलाइजेशन ये भी था, इंक्रीज इन टैक्स बेस थ्रू फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, मतलब ये तीनों तो था, टैक्स को बेस को तो बढ़ाना था, बट लेकिन यार कैशलेस को तो खत्म करना था ना। कैशलेस इकोनॉमी ये लिखा होता तो ट्रू होता है ना, कैशलेस इकोनॉमी भैया। डिमोनेटाइजेशन के बाद ही पेटीएम के शेयर्स प्राइस बढ़ गए, पेटीएम को फायदा होने लगा, पेटीएम कंपनी के मजे आ गए, और जो ये वॉलेट कंपनी जितनी भी है यूपीआई, इन सब को फायदा हुआ, क्योंकि सब लोग जो है वो यूपीआई से पेमेंट करने लगे, ऑनलाइन जो है वो ट्रांजेक्शन करने लगे, ना कि कैश से। ओके, कैश तो था ही नहीं किसी के पास वैसे भी, बट अच्छी पॉलिसी नहीं थी डिमोनेटाइजेशन, कई लोगों की जान गई, पूरे देश में समस्या हुई और बहुत सारा पैसा जो है वो वापस आ गया। तो मतलब कि ऐसा कुछ खास फायदा हुआ नहीं, बट खैर अगर तुम्हें डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करना क्लास, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। 9 क्वेश्चन और बचे क्लास, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप क्लास कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी बच्चे क्लास 6 और क्लास 12 में है, अनअकैडमी उनके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया है, जहां पे पहले आप मेरा कोड यूज करते थे SPA10 तो आपको 10% का ऑफ मिलता था, बट अब अनअकैडमी आप सबके लिए एक्स्ट्रा ऑफर लेके आ रहा है 10+10, यानी कि अगर आप अब मेरा कोड SPA10 यूज करोगे तो आपको फायदा होगा 10+10, यानी कि 10% प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफर है क्लास 6 टू लेकर क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो अगर क्लास 6, 7, 8 में अगर आप हो तो वहां पे क्लास आपको क्रॉस ओवर बैच में एनरोल करने का मौका मिलेगा। क्लास 9th के बच्चों के लिए फोकस बैच, क्लास 10th के बच्चों के लिए कोर बैच फॉर मैथ्स एंड साइंस, और क्लास 12th के बच्चों के लिए है क्लास रिवीजन बैच 11, 12th के बच्चों के लिए। तो अगर आप इसे इनरोल करते हो क्लास यहां पे मेरा कोड यूज करके SPA10 तो 20% का आपको क्लास ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, जाओ मेरा कोड यूज करना SPA10 और क्लास आपको 20% एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके अंदर क्या क्या फायदे होने वाले हैं क्लास आपको, प्लस सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज और क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस हैं और PDF हैं। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से जो भी बच्चा क्लास 6 टू क्लास 12 है वो इस एप्लीकेशन को ले सकता है। अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जहां पे पहली बार वो CBSE के बच्चों को 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। 12
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखो जब करेंसी की डीवैल्यूएशन होती है यानी कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाती है, तो मोर रुपी आर रिक्वायर्ड टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए आपको ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। $1 $70 का था, अब $1 $80 का हो गया। इसी चीज को बोलते हैं डीवैल्यूएशन या डेप्रीशिएशन। तो इस चीज से क्या होता है कि भैया हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे डॉलर के लिए, सही स्टेटमेंट है। इंपोर्ट्स आर लाइकली टू राइज, ये गलत स्टेटमेंट है। पता है क्यों? पहले मुझे बाहर से $1 का सामान खरीदने के लिए $70 देने पड़ते थे, अब मुझे उसी डॉलर का सामान खरीदने के लिए $80 देना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं खरीद पाऊंगा सामान, तो इंपोर्ट फॉल होगा। एक्सपोर्ट लाइकली टू राइज, ठीक है, इट में रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, भी ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी भी ज्यादा आएगा। तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। जो गलत ऑप्शन है क्लास यानी कि नॉट द ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, वो सी ऑप्शन है। 13 dash refers to contracting out some of services which were earlier performed within the country to other country। भैया हम जो है अपना काम किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, अपने काम को किसी दूसरे से करा रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं क्लास? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो 13 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलो पढ़ो और मुझे बताओ, Which of the following is not referred to as privatization? किसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते? अच्छा क्वेश्चन बेटा, किसको हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे? स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी को बेच देना, तो ये तो होता है प्राइवेटाइजेशन। एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, नहीं भैया, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड नहीं करना होता प्राइवेटाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर को छोटा करना है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, तो हाँ सही बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अपने शेयर्स को बेच देते हैं प्राइवेट वालों को, तो डिसइन्वेस्टमेंट है। और विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द पब्लिक, तो सरकार को हटा देना पब्लिक सेक्टर से, यानी कि सरकारी ओनरशिप जो थी, पब्लिक कंपनी की ओनरशिप जो सरकार के पास थी वो हटा देना। तो क्लास देखो, हर प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देना, या सरकारी कंपनी के जो शेयर सरकार के पास है उसे प्राइवेट कंपनी को बेच देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो यार इसमें एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर कहां से आ गया? तो 14th का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। डैश रेफर्स टू सेल ऑफ इक्विटी पब्लिक सेक्टर टू यूनिट्स इन मार्केट, तो भैया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मार्केट में बेच देना, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार के पास, बात समझना क्लास, ये होता है क्या, मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये एक्स कंपनी के 40% शेयर खरीदे हैं, और 40 में से 10% शेयर सरकार किसी अंबानी को बेच देती है, मान लो, ठीक है, अंबानी को बेच दिया, तो भैया इसी चीज को क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने एक्स कंपनी के 40% शेयर्स खरीदा, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और सरकार इसे किसी को बेच देगी तो डिसइन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इक्विटी और पब्लिक सेक्टर टू मार्केट का मतलब किसी को भी बेच दिया, वो चीज है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे 15 या 16। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इंडिया हैज बिकम डेस्टिनेशन ऑफ ग्लोबल आउटसोर्सिंग ड्यू टू, तो देखो अगर जब ये हुआ 1991 के बाद, रिफॉर्म्स के बाद, इंडिया जो है वो फेमस हो गया आउटसोर्सिंग में पूरे वर्ल्ड में। बाहर से बीपीओ, इंडिया का जो बीपीओ कॉल सेंटर, बहुत सारे लोग काम करते हैं उसके अंदर, तो ये जो आउटसोर्सिंग है बहुत फेमस हो गया। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, क्योंकि इंडिया में स्किल लेबर की बहुत अवेलेबिलिटी है, भाई जनता इतनी ज़्यादा है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो वेज रेट, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर, इंडिया में आईटी सेक्टर का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। HCL, विप्रो, इन्फोसिस क्लास हो गया, जेनपैक्ट, एसेंचर, ये सब बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं क्लास, इन्फो कंपनियां, जिन्होंने क्लास इंडिया में पैर पसारना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आईटी कंपनियां इंडिया में क्यों करती है? इंडिया में सस्ते लेबर अवेलेबल है, पढ़े लिखे लोग, जो स्किल वर्कर जो है पढ़े लिखे लोग, वो सस्ते रेट में काम करने को तैयार है। एक ग्रेजुएट बंदा 15-15 हज़ार में काम करने को रेडी है इंडिया में। तो अगर हम 15,000 की बात करें तो, और उनके डॉलर से कंपेयर करें तो 15,000 अगर काम करने को तैयार है, और हम मान लेते हैं कि 75 रुपीज़ चल रहा है, तो $200 हर महीने, सोचो बस 200 USD में काम करने को तैयार है, तो यार सस्ता ही तो है ये, उनके लिए तो बहुत सस्ता है। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। WTO स्टैब्लिश कब हुआ था और कितने मेंबर है? देखो बेटा, WTO के 164 मेंबर है और इंडिया भी उसका मेंबर है। स्टैब्लिश कब हुआ था बताओ जरा? 1991 या 1995? बेटा 1995 में स्टैब्लिश हुआ था, तो 1995 और 164, डी ऑप्शन करेक्ट है। WTO से कब पुराना नाम क्या है? गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948। तो WTO से पहले था GATT, और ये वर्ल्ड में जो भी ट्रेड हो रहा है उसको ईजी बनाने का काम करता है। जो भी मेंबर कंट्री है क्लास, उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। Which of the following strategy were used to promote globalization in Indian economy?
ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये बाहर देश से जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा देना, बिल्कुल सही है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी वाज अलाउड, रिडक्शन इन टैरिफ एंड टैक्स। देखो क्लास, ये तो मैंने पढ़ा रखा है ना क्लास आपको कि टैक्सेस कम कर दिए, टैरिफ खत्म कर दिए, टैक्सेस खत्म कर दिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस को आसान कर दिया, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बना दी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। जहां पे दो करेक्ट हो ना तीन में से, समझ है ना, डी बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज होगा उसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाई WTO, कौन सा फंक्शन WTO परफॉर्म नहीं करता? फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल ट्रेड को तो फैसिलिटेट मतलब हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्री, हर मेंबर कंट्री को क्लास ग्रेटर मार्केट एक्सेस देता है कि वो जितने भी पूरा का पूरा 164 देश है वो आपस में ट्रेड कर सके, सामान खरीद बेच कर सके। मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, यार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का शांति फैलाने का काम है क्या, या सिक्योरिटी देने का काम है क्या? चलो डी पढ़ लेते हैं एक बार। सेटलिंग द ट्रेड डिस्प्यूट, अगर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हो गया तो भैया मेंबर नेशन में सेटल करेगा। तो बेटा ये तीनों चीज ट्रेड से रिलेटेड है, इसमें कोई ट्रेड से रिलेटेड है ही नहीं, तो सी ऑप्शन जो है ये फंक्शन नहीं है WTO का। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, दो या दो से ज्यादा देश, मैंने दो नहीं लिखा है, टू और मोर के बीच जब ट्रेड होता है तो उसे बोलते हैं क्लास मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। जब ट्रेड कई देशों के बीच हो रहा है, कई देशों के बीच अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? मल्टीलैटरल ट्रेड। तो यहां पे क्लास हमने कवर किया आज के 20 क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना रहा है? अगर आपके 15 प्लस भी स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। इंप्रूवमेंट करो, जो क्वेश्चन गलत जाते हैं ठीक है, जो सही जाते हैं ठीक है, जो गलत जाते हैं ना बेटा उनको लिख के रख लो, ताकि कल को अगर कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला, कहीं भी आपके स्कूल के पेपर में हो या प्री टर्म 1 में हो या खाली टर्म 1 में भी आ जाए अगर, तो यार उस सिचुएशन में भी आप इसे आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट करना क्लास जो क्वेश्चन मैंने पूछा अभी आपसे, और कंटिन्यू करते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमारा पॉवर्टी चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, इन सब की भी MCQ कराऊंगा। फिर मिक्सअप MCQ करेंगे क्लास, टेस्ट भी लेंगे, लाइव टेस्ट, इंडियन और मैक्रोस दोनों का मिलाकर टेस्ट लेंगे। आई होप आप सपोर्ट करोगे, अपना प्यार दिखाओगे, अपनी वीडियो को क्लास सारे दोस्तों में शेयर कर दो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक लाइक छोटा सा करके जरूर जाना, लाइक बटन दबा देना।